हेलो फ्रेंड्स। आज बात करेंगे एक सेक्शन की विच इज सेक्शन 80D, जो टैक्स सेविंग के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। गाइस, जब भी आप आपका टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करने निकलते हो, तब अगर मान लीजिए टैक्स लाइबिलिटी बहुत ज्यादा आने लग जाए, तो आप तरह तरह के डिडक्शंस के ऊपर नजर डालते हो, आप यहाँ वहां से सलाह मशवरा करते हो। तो आपको कुछ कॉमन से डिडक्शन है जो हर कोई बता ही देगा, जो हर कोई बंदे को पता ही होता है। जैसे LIC में इन्वेस्ट करो, आपको टैक्स नहीं लगेगा, कम लगेगा। उसके अलावा PPF में इन्वेस्ट कर दो, कम टैक्स लगेगा। तो ये कुछ पॉपुलरली नोन डिडक्शन है जो मुझे लगता है एक लेमैन पर्सन को भी पता होगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, हमारे इनकम टैक्स ने चैप्टर 6A के अंदर कोई बड़ी लंबी लिस्ट ऑफ डिडक्शंस देके रखी हुई है, जिसमें से हम लोग आज बात करेंगे सेक्शन 80D की। सेक्शन 80D, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये डील करता है किससे? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से। अब आज हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्शन का पूरा डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। कई लोगों को इसके बारे में पता तो होता है कि आप अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करो तो टैक्स बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन एग्जैक्टली कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, कब आपका टैक्स बेनिफिट आपसे छीना जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में थोरोली हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब ये जब आप लोग सेक्शन देखने जाओगे तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो आपके माइंड में आ सकते हैं, ओके। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर, हु कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन। तो मैं सिंपली आपको बता देता हूं, जो भी इंडिविजुअल है या HUF है, वो 80D में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इंडिविजुअल कौन हो गया? आपके जैसे, मेरे जैसे जो लोग हैं, हम सब इंडिविजुअल हो गए, ओके। HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है, वो भी क्या कर सकती है? आपके 80D का डिडक्शन क्लेम कर सकती है, ठीक है। अब दूसरा सवाल मन में आता है, ये तो समझ गया कि इंडिविजुअल और HUF ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन किस एक्सपेंडिचर के लिए ये बेनिफिट अवेलेबल होगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई इंडिविजुअल या HUF मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करे, या कंट्रीब्यूशन टू CGHS विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में इन्वेस्ट करे, या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए पैसा पे करे, तो इन एक्सपेंडिचर्स के लिए आपको बेनिफिट मिल सकता है अंडर सेक्शन 80D। अब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पता होगा, कई सारी कंपनीज है जो मेडिकल इंश्योरेंस का काम करती है। तो मेडिकल इंश्योरेंस आपको पता भी होगा, बट एक बेसिक नॉलेज देना चाहूंगा। सिंपली स्पीकिंग, अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसका हॉस्पिटलाइजेशन में कुछ अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर हुआ है, तो ये मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज क्या करेगी, आपका जितना भी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है उसका एक्सपेंडिचर आपको रीइंबर्स करेंगी अप टू अ सर्टेन परसेंट, ओके। तो इजंट इट अ गुड थिंग? आप मुझे बताइए, आज कोरोना का पीरियड चल रहा है, ओके, और कोरोना के पीरियड में सबको पता है कि हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा कितना तगड़ा होता है। अगर आप हॉस्पिटल में चले जाओगे तो डेफिनेटली आप लोगों का एक लंबा सा बिल निकलेगा, और डेफिनेटली आप फाइनेंशियल लॉस की तरफ आगे बढ़ने लग जाओगे। तो बेटर क्या है, आप आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम निकाल लीजिए, और उससे आपका अगर मान लीजिए आगे चल के कोई हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंडिचर हो भी जाता है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी रीइंबर्समेंट करा देगी, और आपका इतना फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। आप लास्ट मोमेंट पे यहां वहां रश करने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके हेल्थ के हिसाब से। और दूसरी बड़ी बात, इस मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का आपको सरकार डिडक्शन दे रही है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इस मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का। सेकंड थिंग, कंट्रीब्यूशन टू CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो, अमाउंट डाल रहे हो, तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा 80D का। एंड लास्टली, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। मान लीजिए आप आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा रहे हो, जैसे कई लोग होते हैं जो मान लीजिए हॉस्पिटल में एक बार जरूर OPD लेके आ जाएंगे, डॉक्टर को प्राइमरी लेवल पे अपना हालचाल बताने चले जाते हैं, तो ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हो गया। इसके भी एक्सपेंडिचर का आपको 80D के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा, ओके। तो ये तीन एक्सपेंडिचर है विच आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, ऑन हुम वी कैन एक्सपेंड फॉर टेकिंग बेनिफिट। मतलब ये तो समझ गया कि बेनिफिट कौन ले सकता, एक तो इंडिविजुअल या HUF। किस एक्सपेंडिचर का ले सकते हैं? तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करो, कंट्रीब्यूशन टू CGHS करो, या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करो, इसका आपको डिडक्शन मिल सकता है। बट सवाल है साहब, हम किसके ऊपर एक्सपेंड करें तो हमें डिडक्शन मिल सकता है? तो मैं एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगा, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम खुद का निकाल रहे हो, दैट इज सेल्फ, या स्पाउस, मतलब अगर आप लड़के हो तो आपकी वाइफ, या अगर आप वाइफ हो तो आपका हस्बैंड, ये आपके लिए स्पाउस हो गया, ठीक है।
तो आप सेल्फ का मेडिकल प्रीमियम पे करो या स्पाउस का मेडिकल प्रीमियम पे करो या आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। ये क्या बोल रहा हूं मैं, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, याद रखिएगा। आप आपके चिल्ड्रन का मेडिक्लेम निकाल रहे हो, मेडिकल इंश्योरेंस निकाल रहे हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट चिल्ड्रन शुड बी व्हाट, डिपेंडेंट चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या हो गया, अब अगर नॉर्मल से लैंग्वेज में बताऊं तो भाई जो 18 प्लस का कोई बच्चा होगा आपका, तो आप उसके लिए अगर निकाल रहे होंगे तो इसका आपको सॉरी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज ही विल बी नाउ डिपेंडेंट। अब नॉर्मली डिपेंडेंट का मतलब सिर्फ 18 ईयर से जोड़ के नहीं देखा जाता है। डिपेंडेंट का मतलब है जो बंदा खुद से कुछ प्रोफेशन कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा या कहीं जॉब कर रहा होगा, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ही इज इंडिपेंडेंट। लेकिन एक नॉर्मल सेंस में देखा जाए तो 18 प्लस होने के बाद आपको कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट माना जाएगा। तो बेसिकली आपको किसका बेनिफिट मिल सकता है एटीडी में, तो जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। ओके, एंड नंबर 4, अगर आप एक्सपेंड कर रहे हो फॉर द मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ योर पेरेंट्स, तो भी आपको इसका डिडक्शन मिल सकता है। तो सिंपली स्पीकिंग, आपके खुद के लिए, आपके स्पाउस के लिए, आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन पे अगर आप लोग कोई ये पर्टिकुलर खर्चा कर रहे हो, मेडिकल इंश्योरेंस उनके नाम का निकाल रहे हो, तो आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। ओके, एंड लास्टली पेरेंट्स पे भी अगर आप निकालते हो तो भी आपको इसका बेनिफिट 100% मिलेगा। ओके, अब सवाल ये उठता है और एक कॉमन सी गलती क्या होती है, मैं इसके ऊपर आपका ध्यान लेके आना चाहता हूं। देखिए, हम कई बार क्या करते हैं, मेडिक्लेम तो निकालते हैं, हम मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे तो करते हैं, लेकिन हम कैश में पे कर देते हैं। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, 80D का जो डिडक्शन है वो आपको तभी मिलेगा जब आपका मोड ऑफ पेमेंट अदर देन कैश है। ओके, मतलब आप कैश के अलावा, लेट से चेक से पेमेंट कर रहे हो या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, या फिर आप कोई यूपीआई मेथड से अगर आप पेमेंट कर रहे होंगे, तो ही आपको इस सेक्शन का डिडक्शन मिल सकता है। अगर आप कैश पेमेंट करोगे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। ठीक है, तो ये बात अच्छे से याद रखना। अगर इसमें आपको क्लेम करना है डिडक्शन, तो आपको मोड ऑफ पेमेंट अदर देन कैश रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात और नोटिस करने लायक है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है वो अप टू ₹5,000 आप कैश में भी पे करो तो भी उसका डिडक्शन मिल सकता है। ठीक है, तो ये बात अच्छे से याद रखिएगा। अब सवाल ये उठ सकता है, सर आपने हमें सब बता दिया, लेकिन क्या हम कितना भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करें तो उतने का हमें डिडक्शन मिलेगा क्या? तो जवाब है जी नहीं। आपको क्वांटिटेटिव लिमिट सेट करके दी गई है फॉर टेकिंग द डिडक्शन ऑफ सेक्शन 80D। ओके, अगर आप इंडिविजुअल हो तो याद रखिएगा, आप आपके फैमिली पे अगर एक्सपेंडिचर कर रहे हो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का, अब फैमिली को भी इनकम टैक्स में डिफाइन किया है। फैमिली किसको बोला गया है? सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ओके, इतनी फैमिली है। ठीक है, पेरेंट्स को सेपरेटली रखा गया है, उनको फैमिली के डेफिनेशन में नहीं डाला है फॉर दिस सेक्शन। ओके, तो अगर आप एक्सपेंसेस करते हो फैमिली पे, दैट इज सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, तो याद रखिए, आप जितना मेडिक्लेम निकालोगे, जितने का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे, आपको उतने का तो डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन याद रखिए मैक्सिमम आपको 25,000 तक डिडक्शन मिल सकता है। इन शॉर्ट, अगर मान लीजिए आप अगर सिंपली आपको बताओ, आप 26,000 का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, तो सॉरी टू से आपको 26 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 25,000 का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस 20,000 का निकाल रहे हो, तो डेफिनेटली आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का सिर्फ 20,000 का डिडक्शन मिलेगा अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ओके, तो लिमिट कितनी सेट करी गई है? 25,000 मैक्स टू मैक्स आपको इसका डिडक्शन मिल सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ऐड करी हुई है। अगर मान लीजिए आपकी फैमिली में से या तो आप खुद या तो आपकी स्पाउस अगर सीनियर सिटीजन है। ओके, सीनियर सिटीजन का मतलब क्या हो गया? जो रेसिडेंट इंडियन होगा, जिसकी एज 60 ईयर्स और मोर है, वो सीनियर सिटीजन होता है। तो ऐसे बंदे को आपकी जो लिमिट ऑफ 25,000 है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, इट्स लिमिट विल बी 50,000। ओके, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आपके फैमिली में मान लीजिए आप खुद हो सेल्फ, आपकी स्पाउस है, ओके, स्पाउस की एज 58 ईयर्स है
और सेल्फ मतलब आपकी खुद की एज 61 ईयर्स है, और लेट से आपने कोई ग्रुप इंश्योरेंस निकाला हुआ है और उसका प्रीमियम आप एनुअली 45,000 का पे कर रहे हो, ओके। तो सवाल है, एक बंदा 61 ईयर एज का है और एक बंदी 58 की, मतलब वो सीनियर सिटीजन नहीं है, ओके। तो सवाल है हमें कितने का डिडक्शन मिलेगा मैक्स टू मैक्स, तो आई एम टेलिंग यू आपको 50,000 तक आपको डिडक्शन मिल सकता है अंडर सेक्शन 80D, ठीक है। तो किसी भी एक का सीनियर सिटीजन होना जरूरी है, 60 प्लस की एज का होना जरूरी है, तो वो 25,000 की जो लिमिट है वो बढ़ के 50,000 हो जाएगी, ओके। तो ये बात याद रखना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आप जब फैमिली पे एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो आपको 25,000 या तो 50,000 की लिमिट सेट हो जाएगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपको 80D में ये तो डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा, जो मेडिक्लेम या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपने खुद पे, स्पाउस पे, डिपेंडेंट चिल्ड्रन पे निकाला, उसको आपको इन लिमिट्स तक तो डेफिनेटली बेनिफिट मिलने वाला है टैक्स में। बट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एक्सपेंसेस ऑन पेरेंट्स कर दो, मतलब आप पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस निकाल लोगे, तो उस केस में भी आपको 25,000 तक क्या मिल जाएगा बताओ, बेनिफिट आपको मिलने लग जाएगा, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक्स नाम का बंदा है, इसने अपनी फैमिली पे, फैमिली माने वो खुद आ गया, उसकी स्पाउस आ गई, डिपेंडेंट चिल्ड्रन आ गए, इस पे अगर वो 25,000 का निकाल लेता है इंश्योरेंस प्रीमियम या पेमेंट करता है इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो ये तो उसको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो अपने पेरेंट्स का भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, तो इसका भी उसे एडिशनली बेनिफिट मिलेगा और 25,000 तक उसको डिडक्शन मिलने लग जाएगा, क्योंकि यहां इन दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड, ओके। और वही बात यहां पर भी अप्लाई होगी, पेरेंट्स में से अगर कोई भी 60 ईयर्स और अबव की एज का होगा, तो याद रखिए ये 25,000 की जो लिमिट है ये बढ़ के कितनी हो जाएगी, 50,000 की लिमिट हो जाएगी, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगा, इस 80D सेक्शन में फुल स्कोप है कि आपको खुद का 50,000 प्लस 50,000 ऐसा डिडक्शन मिल सकता है। ये कब मिलेगा, अगर फैमिली में से कोई बंदा 60 प्लस का हो या 60 का हो, और पेरेंट्स में से डेफिनेटली कोई ना कोई तो क्या होगा बताओ, 60 प्लस का होगा ही, बिकॉज आप खुद कितने साल के हो बताओ, 60 के ऊपर हो, तो पेरेंट्स भी तो डेफिनेटली उसके ऊपर ही होंगे। तो ऐसे केस में आपको 50,000 का डिडक्शन फैमिली के लिए और पेरेंट्स के लिए अलग से 50,000 का डिडक्शन मिल सकता है। इन शॉर्ट आप यहाँ पे अगर प्रीमियम पे करोगे तो डेफिनेटली आपको डिडक्शन यहाँ पे मिलने लग जाएगा, ओके। तो ये बातें आप लोग अच्छे से याद रख सकते हो। हाँ, किसी किसी के मन में ऐसा भी सवाल आ सकता है कि अगर मान लो फैमिली में जो भी आप खुद आ रहे हो, आपकी स्पाउस आ रही है, ये 60 के अंदर है और पेरेंट्स 60 के ऊपर है, तो उस केस में आपको मैक्स टू मैक्स इस सेक्शन से 75,000 का डिडक्शन मिल सकता है, क्योंकि उस केस में फैमिली के लिए 25,000 और पेरेंट्स के लिए 50,000 की लिमिट एप्लीकेबल होगी, ओके। अब ये जो मैं लिमिट्स बोल रहा हूं, ये सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के खर्चे के लिए ही नहीं, बल्कि इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन टू सीजीएचएस आ गया और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी इसी के अंदर आ गया। तो ये तीनों खर्चे मिला के आपको ये लिमिट सेट करके दी गई है, ओके। और ये भी याद रखना, ये मैक्सिमम लिमिट है, ओके। तो एक्चुअली तो आप जितना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो उतने का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर आप ज्यादा करोगे तो वो ज्यादा से ज्यादा इन लिमिट्स तक ही आपको डिडक्शन दे पाएगा इस सेक्शन, उससे ज्यादा आपको नहीं दे पाएगा, ठीक है। होप सो ये लिमिट सबके दिमाग में गई होगी। अब एक बात बहुत कॉमनली आपने नोटिस करी होगी, वो कौन सी, अब नॉर्मली क्या देखा जाता है, जो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज होती है, तो वो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज, जो बंदा 50 प्लस की एज का है या 55, या कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा, तो नॉर्मली इतना मैं बताना चाहूंगा, बहुत सी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज सीनियर सिटीजन के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं निकाल या इंश्योरेंस की पॉलिसीज नहीं निकालने देती। उसका सबसे सीधा रीजन ये है कि सीनियर सिटीजन हो गया तो डेफिनेटली बीमारियां तो पीछे लगते रहेगी, हॉस्पिटलाइजेशन तो चलते रहेगा, तो इंश्योरेंस कंपनीज लॉस बियर करना नहीं चाहती, ओके। हाँ, फिर भी कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस है इंश्योरेंस कंपनी के, जैसे मुझे अगर पता हो तो नीवा बप्पा नाम की एक कंपनी है, तो वो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी उन्होंने कुछ प्लान्स निकाले, कुछ प्रोडक्ट्स निकाले हैं,
नॉर्मली बहुत कम देखा जाता है कि सीनियर सिटीजन को कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलेगा इंश्योरेंस में, मेडिक्लेम में, लेकिन वो कंपनी ने कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स निकाले हैं जो सीनियर सिटीजन के बेनिफिट के लिए अवेलेबल है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो सीनियर सिटीजन के मेडिकल इंश्योरेंस के लिए बहुत कम कंपनी सामने है, और ये बात गवर्नमेंट को नोटिस हुई कि जो लोग सीनियर सिटीजन है उनका तो कोई मेडिकल इंश्योरेंस निकल नहीं पा रहा और उन्हीं के हॉस्पिटलाइजेशन में काफी खर्चा लगता है। तो दैट इज वाई गवर्नमेंट ने ये एक पर्टिकुलर लाइन आई ऐड कर दी है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, जो क्या बोलती है, अगर आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया होगा किसी भी सीनियर सिटीजन के ऊपर, ओके, मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हो सीनियर सिटीजन के ऊपर, एंड डेफिनेटली वो सीनियर सिटीजन आपके पेरेंट्स होंगे या तो आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, ओके। तो अगर आप उन पे एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ये अदर देन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, ओके, आपके हॉस्पिटलाइजेशन के कुछ खर्चे हो रहे होंगे, तो याद रखिए भले ही उनका इंश्योरेंस प्रीमियम इफेक्टेड नहीं है, उनका कोई इंश्योरेंस का प्लान इफेक्टेड नहीं है, स्टिल आप अगर उन पे एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो आपको डिडक्शन फिर भी मिल सकता है, और वो मैक्स टू मैक्स कितना मिल सकता है, 50,000। तो कोई एक पर्टिकुलर सीनियर सिटीजन है जो 60 प्लस की एज का है और उसका जो बच्चा है, इस बंदे के मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए मान लीजिए 45,000 रुपीज एक्सपेंड कर चुका है, तो याद रखिएगा इस बच्चे को 80D सेक्शन के अंदर डिडक्शन डेफिनेटली मिलने वाला है, ओके। तो भले ही यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया बट स्टिल ही विल बी अलाउड टू टेक डिडक्शन ऑफ इट, ठीक है। ये हुई बात इंडिविजुअल की। एंड लास्टली बात करेंगे एचयूएफ की। तो एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगा, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एनी फैमिली मेंबर इज अलाउड एज डिडक्शन। अगर एक एचयूएफ अपने फैमिली के किसी भी मेंबर पे अगर एक्सपेंडिचर कर दे तो उसे एक यहाँ पे डिडक्शन मिलने लग जाएगा अंडर सेक्शन 80D। और इसकी लिमिट कितनी है, इसकी लिमिट है 25,000। और सेम प्रोविजन जो आपके इंडिविजुअल में एप्लीकेबल थी वही प्रोविजंस यहाँ पर भी अप्लाई होती है। अगर कोई फैमिली मेंबर सीनियर सिटीजन है तो उसे या उस एचयूएफ को 50,000 तक डिडक्शन क्लेम करते आएगा अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन 80D, ठीक है। तो ये हुआ पूरा 80D का सेक्शन। मैंने आपको हर चीज 80D से रिलेटेड यहाँ पे बता दी है। तो एक कॉमन सा मैं आपके सामने एक पिक्चर प्रेजेंट करना चाहूंगा। अभी बहुत बार क्या होता है जब आप किसी को ये पर्टिकुलर 80D के डिडक्शन के बारे में बता दो तो एक नॉर्मल सी क्वेरी एक क्लाइंट रेज कर देगा या एक बंदा रेज कर देगा। वो क्वेरी ये होती है, हमें टैक्स बेनिफिट कितना मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 30% तक हमें बेनिफिट मिल सकता है इस मेडिक्लेम का, तो इसके लिए हम ये खर्चा क्यों करें। तो एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगा आपको, अगर मान लीजिए आप मेडिक्लेम नहीं निकालोगे तो एनी हाउ टैक्स तो आपको पे तो करना ही पड़ेगा, और जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाएगा, तो वो टैक्स का तो आपको कोई बेनिफिट मिलने नहीं वाला। तो उससे बेटर है कि अगर आप मान लीजिए मेडिक्लेम में एक्सपेंड कर दोगे तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो जो गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ रहा है वो आपको देना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, जो आप मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम निकाल रहे हो उसका तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होना है, बिकॉज कल चल के अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए तो ये कंपनी आपको रीइंबर्स कर देगी। तो आप जो फाइनेंशियल लॉस में गिर सकते हो, यहाँ वहां भागने की जो आपको नौबत आ सकती है वो आपको नहीं आएंगी अगर आपने ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा या आपने मेडिकल इंश्योरेंस निकाला होगा तो, ओके। तो इजंट इट अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर सेविंग द टैक्स। जी हाँ, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है टैक्स सेव करने का। तो होप सो जो भी लोग टैक्स प्लानिंग कर रहे होंगे तो वो अपना अपना अगर मेडिकल इंश्योरेंस निकाल ले तो टैक्स सेव कर सकते हैं। आप आने वाले 31 मार्च तक अगर मान लीजिए टैक्स सेविंग कर लेते हो, आपको अगर टैक्स सेविंग करनी है तो डेफिनेटली आपने टैक्स प्लानिंग के तौर पे मेडिकल इंश्योरेंस आपका निकाल ही लेना चाहिए, जिससे आपका टैक्स सेव भी होगा एज वेल एज आपके हेल्थ के बिगड़ने के बाद हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे की आपको चिंता नहीं रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।